सबसे बड़ा जो प्रयास है वो तो इनका आपके हाइजीन भी इटसेल्फ का रिनोवेशन है। अनूपगढ़ शाखा हो चाहे दूसरे सिस्टम हो या माइनर्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज है, उनका जब रिनोवेशन करेंगे उनके लॉसेस कम होंगे तभी जाकर के इसका समाधान होगा। हम हर जगह पर करीब करीब टेल पर हैं और उसमें हमें विशेष तौर से इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स में बड़ी भारी मशक्कत करनी पड़ती है। रावी व्यास वाटर्स में हमारा शेयर है वो 50% से ज्यादा है। जिस स्टेट का शेयर 50% से ज्यादा है तो हिसाब से जो नॉमिनेशन है वो तो 50% तो कम से कम हमारे होने चाहिए। 50 छोड़ के हमारा तो तीसरे हिस्से का जो होना चाहिए वो भी नहीं है। ये बात हमने रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा पुरजोर शब्दों में इस बात को रखा है। कैनाल में से लॉसेज इतने हैवी हैं जिसकी वजह से टेल पर मैं जाता हूं, केजीडी माइनर है टेल पर पाकिस्तान की बॉर्डर पर, उसको अगर मैं टेल को फीड करूं तो मुझे कम से कम 300 क्यूसेक पानी एक्स्ट्रा देना पड़ता है। राजस्थान का सेंट्रल पार्ट है वो हैवीली डेफिसिट है पीने के पानी की। और इस बात की चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है। उसमें आपके 13 जिले आएंगे। 15 तारीख को परवन का ही अकेले का नहीं हो रहा, अगले हर 15-20 दिन बाद में हमारे मेजर प्रोजेक्ट जो हैं जैसे परवन है, इसरदा है, धौलपुर लिफ्ट है, 32 नाला है, इन तमाम के शिलान्यास वगैरह करेंगे। ये पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में 4 साल में जो सैंक्शन हुई वो थी 4,257 करोड़ की, 4,257 करोड़ की। और हमारे 4 साल के अंदर जो सैंक्शन हैं वो 11,930 मतलब तकरीबन 12,000 करोड़। तारीख को सत्ता संभाली उस समय 46 प्रोजेक्ट चल रहे थे। मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी है कि उनमें से 25 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं कि हमने इन 4 सालों में 22 शहरों को सतही जल से पानी पिलाया है, करीब 2600 गांवों को पानी पिलाया है और करीब 4,500 ढाणियों को पेयजल पिलाने का काम हम लोगों ने किया है। पिछली सरकार ने 5 साल में 12,225 करोड़ रुपए खर्च किए। हमारी सरकार ने 4 साल के अंदर 17,322 करोड़ रुपए खर्च किए। पुरू और झुंझुनू जिलों के लिए यमुना से पानी ला करके उनको जोड़ने का 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ये भी किया है। अलवर जिले को 4,800 करोड़ का प्रोजेक्ट जो मतलब चंबल से उनको अलवर को पानी पिलाने का काम वो भी हाथ में लिया है। विशुलपुर पांड में कोई आने वाले समय में संकट नहीं हो, ब्राह्मणी नदी से 5800 करोड़ का प्रोजेक्ट बना करके वो भी पानी लाने का काम किया है। इस प्रकार से 71,000 करोड़ के प्रोजेक्ट वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट में हमने डीपीआर बनाने का काम किया है। प्रयोगशाला में कुल 1,55,150 रासायनिक परीक्षण किए, 3,21,394 जीवाणु परीक्षण किए तथा 5,12,106 अन्वेषण अवशेष क्लोरीन परीक्षण किए गए। पंप से हाउस है जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा बिजली की खपत होती है वैसे, और जो 10 वर्ष से पुरानी मशीनरी लगी हुई है और उन मशीनरी को बदलने के लिए एस्को पद्धति से हम लोग काम हाथ में लिया है। मुझे बताते हैं खुशी है कि उसमें कम से कम 25-30% बिजली की बचत हुई है। लीकी परियोजना के लिए भी पिछले साल में मैडम ने करीब 150 करोड़ दिए थे, इस साल 100 करोड़ दिए। जो कर्मचारी जहाँ कम थे तो संविदा पे कर्मचारी लगाने के लिए भी हमने निर्देश दे दिए। इसके अलावा जो गाड़ियों की कमी थी तो गाड़ियों की भी हमने निर्देश दे दिए कि आप किराए पे लेके गाड़ियां लगा सकते हो। और इन 4 सालों में करीब 25,000 नए हैंडपंप लगाने का भी हमने काम किया। हमने 4 सालों के अंदर 2,000 आरओ लगाने की व्यवस्था की, 1500 सोलर डीएफओ लगाने का काम किया है।
4 साल हो गया, अभी तक कोई भी प्रकार की यहाँ जी मांगी पूर्ति कौन करी। हमारा तो मोगा जका ऊंचा से गया जकी भी पानी की व्यवस्था है बाजी बहुत ही कम पानी आने ला रही है। और अभी 4 साल की बात क्या करें, मैं तो ये देखता हूँ देश को आजाद 70 साल हो गए, 50-60 साल हो गए, अभी भी इस दरमियान भी वहाँ की ये हालात है तो फिर देश आजाद का आज भी देश गुलाम है। मैं तो ये समझता हूँ चाहे किसी भी सरकार ने शासन किया हो, उन्होंने वहाँ पे ऐसी बॉर्डर पर कोई खास सुविधा नहीं की है। सरकार ने कुछ योजनाएं जो किसान को उम्मीद थी कि किसानों के लिए सरकार करेगी, कुछ योजनाओं पे तो सरकार ने ध्यान दिया है। जैसे अनूपगढ़ शाखा का लाइनिंग का काम हुआ है, उसका बड़ी अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन जो पीछे से पानी की व्यवस्था है उस पे नियंत्रण नहीं है सरकार का। राजस्थान में भाजपा की सरकार 4 साल का जश्न मना रही है। राजस्थान में पानी के लिए त्राय ताय मची हुई है, गाँवों में कहीं पानी नहीं है, शहर में भी मुश्किल से 25% इलाके में चंबल का पानी सही तरह से आता है, 75% इलाकों में पानी नहीं आता। मुझे लगता है 4 सालों में जन संसाधन विभाग जो है बिल्कुल फैल रहा है। इसके अंदर लोगों को पानी जो इंद्र देवता का फ्री में दिया हुआ पानी है वो जनता वो भी सरकार ने छीन लिया है। 1 महीना बारी आवे जगह में 3 दिन खाली 3 दिन भरी नहरी हिसाब चल रहा है, कोई रेगुलेशन सही नहीं है, कोई गेज सही नहीं है, मंत्री जी का सारा वादा झूठा है। सीमावर्ती इलाका हमारा से 12 किलोमीटर बॉर्डर दूर है, हम मर रहे हैं पानी के लिए, जो हमारा जीना हराम है, हमारे पशु मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं पानी के लिए। आप आगे देखो टैंक हुए अंदर मिट्टी जिम गई है मिट्टी। भरतपुर पानी का अभाव शुरू से रहा है, यहाँ इन्होंने चंबल योजना शुरू की है, उसका भी कहीं लाभ मिल रहा है कहीं नहीं है, सब जगह पानी की व्यवस्था नहीं है और जहाँ भी पानी आ रहा है वो भी टूटी फूटी पाइपलाइनों से आ रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है। राजस्थान की सरकार ने गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की तीनों परियोजनाओं पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया है नहर की रिपेयरिंग के लिए आज तक, और जो हालात पिछली गहलोत सरकार में थी उससे भी बेकार हालात नहरों की आज वसुंधरा सरकार के अंदर है। तो आपने देखा हमारे 4 साल सरकार के 4 साल के सीरीज में हम आज बात कर रहे हैं जल और जल संसाधन, यानी कि पीने का पानी और सिंचाई योजनाएं जो है उसको लेकर के कुछ लोगों के गले नहीं उतर रही, ना पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं गले उतर रही थी, ना वर्तमान सरकार की योजनाएं गले उतर रही। उनका कहना है कि एक कोट है दूसरे भी वैसे ही निकले, यानी कि उनकी नजर में कोई काम खास नहीं हो रहा है। दोनों मंत्री दावे कर रहे हैं, दावे की हकीकत से कुछ लोग ताल्लुक भी रखते हैं, उससे वास्ता रखते हैं। कुछ का कहना है कि सरकार कुछ काम कर रही है, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था करना या टेल लाइन तक पानी देना वो बहुत जरूरी है कि अगर वहां तक पानी पहुंचता है तो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। और पानी के को सिस्टम बैठाना चाहिए जो सिंचाई का है कि पानी अगर कम भी है तो सबको बारी बारी से मिल सके, वो बड़ी बात है। सीपेज को रोकना चाहिए, नहरों की मरम्मत हो, कुछ इस तरह के सवाल सामने आए। हमारे साथ भाजपा विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक महेश शर्मा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुशील आसोपा साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। रामलाल जी, दावे किए जा रहे हैं लेकिन कुछ लोगों के योजनाएं गले नहीं उतर रही हैं। उनका साफ कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार को हटा के भी हमें राहत नहीं मिली है। देखिए योगेंद्र जी, पानी प्रकृति का प्रसाद है और प्रकृति के प्रसाद को सही तरीके से उसका उपयोग या उपभोग करें वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सरकार पानी की उपलब्धता के आधार के ऊपर हैंडपंप कर सकते हैं, ट्यूबवेल लगा सकती है, पानी को बाहर से लाके पानी पिला सकती है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि विगत 4 सालों के अंदर सरकार ने जो बेहतरीन काम किए हैं और वो सबसे बढ़िया काम जो हुआ है उसकी राजस्थान की आवाम भी उसको स्वीकार करती है, वो काम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। एक तरीके से ये जनजागरण अभियान भी है, लोगों को जागृत करने का काम भी सरकार कर रही है, पानी के महत्व को बताने का काम भी सरकार कर रही है। जल ही जीवन है, इस नारे को चिरतार्थ करने का काम भी सरकार कर रही है। और योगेंद्र जी, मैं बताऊंगा कि पहले फेज के अंदर लगभग 3500 ग्राम पंचायतों के अंदर यह अभियान चलाया, दूसरे फेज के अंदर 4200 ग्राम पंचायतों के अंदर यह अभियान चला और तृतीय फेज के अंदर भी लगभग संपूर्ण ग्राम पंचायतों के अंदर यह अभियान चलाकर और जहां टैंकर से पेयजल आपूर्ति की जा रही थी वहां पर टैंकर बंद भी हुए हैं, वाटर रिचार्ज भी हुआ है, पानी को इकट्ठा करने का काम भी हुआ है और लोगों को पानी के प्रति पानी का महत्व भी पता चला है और उसके आधार पर पानी का संरक्षण करने की लोगों की आदत भी बनी है। जहां तक पेयजल की से जो समस्या थी उसकी निजात के लिए सरकार ने 4 साल में क्या किए,
तो मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार ने लगभग 14,000 ढाणियों के अंदर पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया है। लगभग 24,000 हेडपंप लगाने का काम सरकार ने किया है। शुद्ध पानी मिल सके उसके लिए आरओ लगाने का काम भी सरकार ने किया है। सवाल है मेरा, देखिए सरकार ने किया होगा क्योंकि अरबों रुपए खर्च हुए हैं। आप लोग जो दावे कर रहे हैं उसमें हकीकत के आसपास भी होंगे, लेकिन कुछ लोगों की जो बातें सुन रहे हैं उनके गले नहीं उतर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वास्तव में आप लोग योजनाएं लेकर भी आना चाह रहे हैं, आप लोग कागजों में लग भी चुके हैं, लेकिन धरातल और हकीकत में कुछ अंतर हो? मॉनिटरिंग का क्या है? या ऐसा तो नहीं कि मॉनिटरिंग के अभाव में वो चीजें पूरी हो ही नहीं पा रही हो? देखिए योगेंद्र जी, इस अवसर के ऊपर मैं एक बात कहूंगा, प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। कोई अगर ये दावा करे कि साहब मेरे पास जादू की छड़ी है और सारी समस्याओं का समाधान मैं एक साथ कर सकता हूं, समस्याएं रहेगी, लेकिन सरकार संवेदनशीलता के साथ इन समस्याओं के समाधान करने के लिए कृत संकल्प है और वो सरकार काम भी कर रही है। और जिन लोगों की आज भी शिकायतें है या जिन लोगों की आज भी समस्या है, मैं ये मानता हूं कि सरकार ने जितना बेहतरीन प्रयास हो सकते थे उतना बेहतरीन प्रयास करने का काम पिछले 4 सालों के अंदर किया है। आसोपा साहब, आप तो सीधे जल संसाधन से, पानी से जुड़े रहे हैं, बहुत नजदीक से देखा आपने, कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं कि गहलोत साहब के वक्त जो काम हुए थे? क्योंकि हम आजकल या तो अगर कहीं कोई घेरने की बात आती है तो आजादी के वर्षों की हम जो पूरी एक लंबी फहरिस्त रही है सरकारों की उसको उस पर जिक्र करते हैं, लेकिन हम ज्यादा लंबा समय नहीं स्पेंड करेंगे। पूर्ववर्ती सरकारों का अगर कार्यकाल लें, वसुंधरा जी का, फिर गहलोत साहब का, फिर वसुंधरा जी का, तो थोड़ा अंतर महसूस हो रहा है कि प्रदेश में, देखिए ये बात तो सही है कि जल का बहुत अभाव है, ये बात केवल राजस्थान की नहीं है, पूरे मुल्क के सामने समस्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुछ अंतर देख रहे हैं क्योंकि पानी के लिए बड़ा अभियान चला है मुख्यमंत्री ने कि पानी का संरक्षण करने के लिए जल स्वावलंबन अभियान जिसे कह रहे हैं। मैं केवल आलोचना करने के लिए जल स्वावलंबन की बात वैसे उस रूप में नहीं कहूंगा। मूलतः निरंतरता को पहले तो ब्रेक किया, 2014 पूरा निकाल दिया, वाटरशेड प्रोग्राम था बेसिकली ये। और आज भी आप अगर विभाग के अंदर जाके मालूम करेंगे तो वाटरशेड डिपार्टमेंट ही इसका नोडल एजेंसी है और उसी में 6800 करोड़ रुपया यूपीए गवर्नमेंट का अलग अलग जिलों के लिए पेयजल ये वाटरशेड के लिए, पानी की बचत के लिए मंजूर किए हुए थे। उनको 1 साल रोका, उसके बाद एक वर्किंग ग्रुप बनाया, उसमें पीएचईडी को जोड़ा, उसमें अर्बन डिपार्टमेंट को जोड़ा, उसमें मनरेगा को जोड़ा और फिर एक नए सिरे से अपना लेबलाइज किया, उसको मुख्यमंत्री से स्वावलंबन के उसमें जन सहभागिता जोड़ दी। मूलतः उसका अगर वो 6800 करोड़ आप ड्रेन आउट कर लो तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 100-200 करोड़ रुपए की योजना नजर आएगी आपको। वाटरशेड का निरंतर प्रोग्राम जो चल रहा है उसी का ये हिस्सा है। आप मत इसकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, निरंतर प्रोग्राम है, ये बंद नहीं होगा कभी भी। ये अभी ये कह रहे हैं 3रा चरण है, सरकार बदलेगी, ये उसका बिना चरण के चलेगी, वाटरशेड कभी खत्म नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यह कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर राजस्थान में कोई वसुंधरा जी ने या भाजपा ने शुरू नहीं किया है, राजस्थान की परंपरा है कि वाटर कंजर्वेशन लोगों की यहाँ की सोच है। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हुई है, मैं बिल्कुल सीधे सीधे उस विषय पे आता हूं कि जब लोकल सोर्स कम हो गए तो हमको पानी बाहर से लाना पड़ा, चंबल से लाओ, इंदिरा गांधी नहर से लाओ, माही से लाओ, कहीं से लाओ, और बिसलपुर से लाओ, कहीं से भी लाओ। अब उसके आधार पे मेजर योजनाएं बनने लग गई। यूपीए और यहाँ की जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उन्होंने मिलकर के 22,000 करोड़ रुपए के मेजर प्रोजेक्ट शुरू किए। वो पहले भी होते रहे, अपनी योजना भी थी चूरू जिले के लिए। तो उनमें ग्रामीणों के एंट्री पॉइंट पे पानी देना और फिर गांव के अंदर व्यवस्था करना, उस व्यवस्था को जो पिछली भाजपा सरकार थी, पहली प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री के पहले कार्यकाल, उसके आखिरी स्थिति में क्या हुआ कि उन लोगों को केवल वोट लेने के लिए कुछ मंत्रियों ने उन योजनाओं का ढांचा बिगाड़ना शुरू कर दिया, मर्जी है वहां कनेक्शन ले लो। तो आप उन मेजर परियोजनाओं में जहां 20-20 हजार करोड़ रुपए खर्च आज हो रहे हैं, आपकी सरकार को हमने 22,000 करोड़ रुपए के काम चलते हुए सौंपे, उसमें 4,000 करोड़ खर्च हुए हमारे टाइम में, और अभी तक आपके 9,000 करोड़ उसमें खर्च हुए, 12,000 करोड़ आपके पास है नहीं, और 4 साल आपके निकल गए। और अब आप उसमें 37,000 ढाणियों में से आप कह रहे हो 14,000, में 14,000 मान लेता हूं, तो भी आज जिस योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया है वो आज से 2 साल पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। अब आपने उसको 4 साल में पूरा किया है। इसका कारण
वहाँ की जनता पूछेगी। अब यहाँ बहस करने से तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप सरकार को परंतु करीब 17,500 करोड़ रुपए खर्च किए पीने के पानी, सवाल ही नहीं। 17,500 17,500 और 6,500 करोड़ रुपए सिंचाई पे खर्च किए। सर मैं पहले तो 17,500 करोड़ का बता दूं। आप O&M का खर्चा, रूरल का, अर्बन का, MNP का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बाह्य लोन सारे जोड़ो तो आपको पैरेलल में जो प्राइस इंडेक्स में इंक्रीज होता है खर्चा वही आएगा। जो 22,000 करोड़ ही मेजर थ्रस्ट है, बाकी तो इन्होंने 4 साल में कोई 2,500-3,000 करोड़ की सारी छोटी बड़ी योजनाएं मंजूर की हैं। किरण माहेश्वरी जी ने तो 2 साल तक एक भी योजना इसलिए हाथ में नहीं लगाई कि वो 22,000 करोड़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग पहले करूंगी। फिर उनके भ्रष्टाचार का मामला आ गया, PhD तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और फिर उन्होंने सेलेक्टिव बेसिस पे लोगों को विक्टिमाइज करना शुरू कर दिया। जिस कंपनी ने XYZ जो भी अटेंड नहीं किया उसके साथ उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, वो प्रोजेक्ट धीमे पड़ गए, उनके रीटेंडर अभी तक नहीं हुए, कहीं हो रहे हैं कहीं नहीं हो रहे हैं। अब कई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो उन लोकल कंपनियों के नाम अंडरटेकिंग लेकर के पुरानी कंपनियों की LD लगा करके उसी नाम से सबलेट करिए गवर्नमेंट। ये सब इस तरह का खेल हो रहा है। PhD में करप्शन पहली बार हुआ है कि इन्होंने भी फॉलो किया, पहले से चल रहा था। करप्शन की बात इस रूप में नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सामने बात आती है, जिस रूप में मंत्री कार्य करते हुए दिखते हैं या दिखती हैं, वो जनता से छुपा हुआ नहीं रहता। आज मुझे बताइए, अगर पहले से था तो क्या एक चीफ इंजीनियर, एक एडिशनल चीफ इंजीनियर और एक ऐसी, क्या वही 10-10 लाख रुपए लेते हैं? अगर लेते हैं तो बाकी लोग जोधपुर वाले भी लेते होंगे, उदयपुर वाले भी लेते होंगे। क्या वो एक ही कंपनी है जिसका मैनेजर कतिपय अधिकारियों को देता है? ऐसे तथ्य हैं तो आप नहीं, आपके पास अगर तथ्य हैं तो फिर बात किस आधार पे कर रहे हो? सर करप्शन गोज बाय परसेप्शन। आपके पास तथ्य है तो उनको सामने लेके आओ। आपने पूछा, मैंने नहीं कहा, आपने पूछा, दे रहा हूँ। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? होता आ रहा है कैसा? मैं कह रहा हूँ आपने पूछा, मैंने कहा करप्शन गोज बाय परसेप्शन। आप किसी डिपार्टमेंट में जाओ, वहां खड़े हो लोग कहेंगे ये अफसर पैसे नहीं लेता, ये अफसर पैसे नहीं लेता, ये 4 अफसर पैसे लेते हैं, ये मंत्री पैसे नहीं लेता। ये आपके भंवर जी पे भी करप्शन का आरोप लगा क्या? आप बताइए ना। भाबड़ा जी पे भी करप्शन का आरोप लगा क्या? आपके पास फिर आप सिंह जी पे यूज क्यों नहीं करते हो? आरोप लगा क्या? पार्टी यूज आप मुझे बताइए ना, मैं तो परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। ऐसे निराधार आरोप लगाने से भाबड़ा जी और भैरव सिंह जी पार्टी साफ सुथरी नहीं होती। करप्शन के आरोप तो आपकी पार्टी के अंदर कितने लगे हैं? नो भंवर जी, भाबड़ा जी, भैरव सिंह जी पे पैसे लेने का आरोप लगा क्या? एक मैं बात जानना चाहूंगा सोपा साहब, आपने दूसरे मंत्रियों पे क्यों लगता है? विभाग से काफी ताल्लुक रहा आपका, आप बहुत नजदीक से जानते हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि वर्तमान स्थिति के अंदर सरकार, चाहे पूर्ववर्ती हो चाहे वर्तमान हो, जब पानी की व्यवस्था ही नहीं है तो ऐसे में ये मान सकते हैं कि इससे बेहतर नहीं हो सकता था। सरकार ने अपनी तरफ से जो काम कर सकती है वो किया, ये माना जा सकता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। कोई सरकार किसी परियोजना को धीरे चलाना चाहती हो। बेसिकली इसमें क्या है कि अगर आप मेरे से एक लाइन में पूछें तो 22,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से प्रदेश के विभिन्न जिलों में वृहद पेयजल का पानी पहुंचना था। हुआ ये कि सेंटर में 75-25 के रेशियो पे कमिटमेंट था और सरकार बदल गई। मोदी साहब ने क्या किया कि उस रेशियो को 60-40 और 50-50 कर दिया और ये कह दिया कि हम अपना डायरेक्ट उनको CST में 10 पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और उससे वो मैनेज करें। उधर इनका ये GST आ गया, अब इनके पास पैसा नहीं आ रहा थी। 2 साल से आप देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है, वो नरेंद्र सिंह तोमर को कितनी चिट्ठियां जा चुकी हैं। 2-3 चिट्ठियां तो मैडम के खुद के फेसबुक पे है। रामलाल जी, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, मैं दिखा दूंगा कि मैं नरेंद्र तोमर से मिली, मेरी योजनाओं के पैसे के लिए मांग की। अब पैसा नहीं आ रहा केंद्र से आपके पास, तो उसका तो हम क्या करें? बात तो हम कहेंगे ही लोकतंत्र में कि आपकी दोनों कड़ियों के बीच में कुछ ढीलापन है। अभी बात नहीं कहें तो फिर हमारे कर्तव्य का निर्वहन कैसे होगा? प्रदेश की जनता के प्रति ढीलापन तो किसी में है, ये तो सबको दिख रहा है। कल ब्लैक पेपर आया, आज ब्लैक बॉक्स आ गया, परसों ब्लैक अलमारी आने वाली है, तो ये तो किसमें है? मैं महेश जी आपके पास आना चाहूंगा। महेश जी आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए, ये तो बात सही है कि पार्टी लाइन पे हर स्पोक्स पर्सन को अपनी बात करनी होती है, रखना होता है। हमारे यहाँ पिछले कुछ वर्षों से कल्चर खत्म हो गया है कि अगर वास्तव में काम हुआ है तो उसे हम अप्रिशिएट करें और जहां लेकुन है तो उसे हम स्वीकार करें कि वास्तव में ये कमी है। प्रतिपक्ष ने इस ओर ध्यान इंगित किया है तो हमें ध्यान देना चाहिए। कम से कम उस हकीकत की तह में जाने की भी हम कोशिश करें। ये तो मुझे लगता है परंपरा नहीं रही है। लेकिन पानी और जल संसाधन पे कुछ मान सकते हैं कि सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है, या 4 साल का जो टाइम है, बहुत समय मिला, सरकार वो कर नहीं पाई? देखिए, जो काफी कुछ फैक्टर्स जो हैं इसमें ये चले हैं कि एक तो जो बीच में जो आपने ये देखा हुआ है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक अभियान चला था, उसमें उस भ्रष्टाचार के अभियान जो चला था
अन्ना साहब के जो नेतृत्व में, तो उसके बाद से एक तो प्रशासन में भी काम करने का एक दो जो हूम थी या काम करने की थी वो एकदम जड़वत हो गई है। जड़वत इस मेंस में कि कोई भी स्टेप लेने को तैयार नहीं होता है कि कोई न कोई कोई भी काम करेंगे उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। तो एक तो वो जो एक प्रशासनिक रूप से और या शासकीय दृष्टि से कि कहीं हम कोई स्टेप ले रहे हैं कि कहीं कोई ना कोई आरोप लगा दे आरटीआई के माध्यम से, और कुछ कई मतलब ऐसे हथकंडे हो गए जिसकी वजह से कि कोई भी आदमी किसी भी नई योजना को हाथ में लेने से पहले तो ये देखता है डरने लगा। दूसरा आपकी ये जैसे आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि जीएसटी वाला जो है जो पैसा नहीं मिल रहा है, और एक दूसरा जो बार बार में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चाहे कोई भी हो, चाहे कड़ी से कड़ी मिली हुई हो चाहे नहीं मिली हुई हो, तब भी मतलब जो जिस तरह की उनकी सोच के अनुसार मतलब एक नई सरकार के आने की सोच के साथ में दूसरी सोच के साथ जब ये प्रशासन काम करता है तो उसको भी बड़ी दिक्कतें आती है और उस दिक्कतें में वो डिले हो जाता है। तीसरा ये है कि जब योजनाएं बनती हैं तो हो सकता है धन का अभाव चल रहा है, तो धन का अभाव और जब तक वो आपूर्ति होती है तो इतना लंबा पीरियड निकल जाता है कि जो प्रोजेक्ट जो है जैसे आज 100 रुपए का है वो जाकर के आपके 125 रुपए 150 रुपया कभी कभी तो दुगनी दाम तक दुगने भावों तक पहुंच जाती है, पर तो डिले होने के कारण। और फिर तीसरा उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो जाता है कि जैसे मतलब पाइपलाइन को सब हमारी इधर से इन गाँव को लेके आप जाइए, क्योंकि इन गाँव वालों ने कभी कोई मतलब वोट नहीं दिया, तो इसलिए हमारे को इस बार इन्होंने दिया, तो वो एक रूट में जो चल रही थी वो योजनाएं भी डाइवर्ट होती हैं और उनका तो ये एक तो पैसा बढ़ जाता है, लागत बढ़ जाती है, और दूसरा ये है कि डिले भी हो जाता है। विलंब होने से आम आदमी वो जो हमेशा इंतजार ही करता रहता है और मतलब क्या कहते हैं वो उसको यही रहता है कि हमारी प्यास कब बुझेगी या हमारे खेतों में पानी कब पहुंचेगा, या मतलब और जिस तरह से है कि हमें जो आजकल जो ये प्रॉब्लम है कहीं खारे पानी की जो जहाँ है वो योजना में हमारे को मीठा पानी कब मिलेगा। अब अंतरराष्ट्रीय जैसे आप अगर ये कहें कि अंतरराज्यीय मतलब क्या होता है जो जल विवाद है वो आए दिन राज्यों के एक ही सरकार होके एक ही मतलब क्या कहता है कड़ी से कड़ी मिलने के बाद में अब जैसे यमुना का पानी है वो हरियाणा नहीं छोड़ रहा है, और ये चंबल का पानी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में डिस्प्यूट है, नर्मदा को लेकर गुजरात और राजस्थान में है, तो रावी ब्यास को लेकर के हमारे राजस्थान और पंजाब के बीच में तो वो चल रहा है डिस्प्यूट। और कर्नाटक और तमिलनाडु का हम लोग देख चुके हैं पहले वो वाली जो चीज जो एक तो ये विवाद और साथ साथ ही मतलब क्या होता है ना हमारे मतलब लेखुना और साहसिक कोई स्टेप नहीं लेना, ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करना, ये सारे जो ऐसे सारे घटक मिलाने से ही हमारे को समय पर हम एक आदमी की प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं। ढाणी और गांव में बैठा हुआ आदमी आज भी वैसे ही तरस रहा है, घोषणाओं के भरोसे चल रहा है, और उसको इसका यही वो बार बार में सरकारें बदल रहा है लेकिन उसको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो कि वो काफी वर्षों से। कुछ ऐसा लगता है आपको कि जो वास्तव में हकीकत है और जो दिखाई भी दे रहा है कि चीजें सब संभव नहीं है, क्योंकि पानी का बहुत अभाव है, पानी है नहीं है, हम पानी कहां से लाके दे सकते हैं, सीमित संसाधन है, लेकिन सरकारों के दावे हैं और दावों के बाद जो हकीकत उसे स्वीकार नहीं किया जाता है कि आप ये कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी दावे किए जा रहे हैं। दोनों मिनिस्टर्स को हमने सुना वो टेल तक पानी देने की बात कर रहे हैं, और जो पीएचईडी मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हम आम जन को पानी पिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। कटिबद्ध तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, आपकी नियत पे भी शक नहीं है, लेकिन कुछ हकीकत स्वीकार करने की हमारी आदत नहीं रही। नहीं, बिल्कुल सही है। ये वाली जो चीज है कि मतलब हम चाहे कोई सा भी दल आए, शासन में हमेशा ये होती होड़ ये लगती है कि मैंने उपलब्धियां ज्यादा की है, उस सरकार ने उपलब्धि नहीं की थी, तो उसके तुलनात्मक आंकड़े वगैरह पेश करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ईमानदारी में आपका कर्तव्य है, आपको करना ही है। आप लोकप्रियता किस तरह से हासिल करते हैं, ये आपका जो एक तरीका है वो किस तरह से आप कर लेते हैं। स्थिति आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे परंपरागत रूप से जो आप बता रहे थे आसोबा जी और रामलाल जी भी, कि परंपरागत रूप से पानी का संरक्षण करने की पहले जो हमारे पुराने जल स्रोत बने हुए थे, घरों में टांके बने रहते थे, और गांव में जोहड़ और आपके बावड़ियां और कुएं आज सब सूखे पड़े हुए हैं।
आप ये देखिए कि रामगढ़ बांध तक जो बड़ा एक जल का स्रोत था जयपुर शहर के लिए, वो तक सूखा है। उनमें अतिक्रमण हो गए, उसके क्षेत्र में पानी का निकास के रास्तों को रोक दिया गया, उसकी तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। न्यायालय को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, न्यायालय के आदेशों की अभी तक भी पालना नहीं हो पा रही है। प्रशासन अपने आप को मतलब विवश होकर के विवश हो रहा है, महसूस कर रहा है, और कहीं राजनीतिक दबाव से सारी बातें हो रही है। आप इसी तरह से तालकोटर, जयपुर में एक तालकोटर का उदाहरण देता हूँ, उसकी हालत क्या हो रही है। उसमें भी पानी मतलब क्या होता है, आप हर जगह पुष्कर का देख लीजिए उदाहरण, पुष्कर की स्थिति क्या है, नलकूप वो आपका मुझे लगता है कि अभी जो वक्त आ चुका है इसमें पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके कम से कम पानी के लिए हमें विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और केवल ये नहीं हो कि उसने ये किया उसने ये किया, सरकार चाहे किसी की भी हो, आप सभी को इसी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। और ना केवल सरकार, मैं तो कहना चाहूंगा कि पानी वास्तव में आने वाले दिनों की एक बड़ी समस्या बनने वाली है, और आज है तो हम सबको भी एक अवेयर रहना होगा। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और बात कर रहे हैं हम सरकार के 4 साल की सीरीज में पानी, पीएचईडी और जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। चले हम बात करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर, गंगानगर और सीकर से हमारे पास में कुछ फोन कॉल्स आई जिसमें पानी की समस्या है। गंगानगर के मौजपुरा एक जगह है, वहां पे उन लोगों ने कहा है कि हम लोग तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं। तालाब का पानी जो बिल्कुल भी ये कह सकते हैं कि स्वच्छ नहीं है, लेकिन बावजूद उसे पीने के लिए हम मजबूर है। एक हैंडपंप है वो भी खराब है। अगर हमारी आवाज प्रशासन तक पहुंच सके तो उस हैंडपंप को जरूर आप ठीक करवा दीजिए। रामलाल जी आप ही तक पहुंचा सकते हैं, आप जरूर पहुंचाइए। मौजपुरा जगह है गंगानगर में, वास्तव में अगर ये समस्या है तो बड़ी ही तकलीफ की बात है। इसी तरह से सीकर से भी जो फोन था वो यही था कि पानी के लिए दावे तो किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, आपसे दोनों से उनका सवाल था कि पूर्ववर्ती सरकार का हो चाहे वर्तमान सरकार का हो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ना पूर्ववर्ती सरकार उन समस्याओं का हल कर पाई, ना वर्तमान सरकार कर पा रही है। इसी तरह से बाड़मेर के लोगों की सुध कब ली जाएगी पानी के लिए? पहले पूर्ववर्ती सरकार ने हिमालय का पानी लेकर के आने के सपने भी दिखाए, लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। चले मैं अब आप लोगों के पास में आना चाहूंगा। मैं आसोपा साहब आपसे मुखातिब हूंगा। बाड़मेर में आप लोगों ने हिमालय के पानी लेकर के आने के सोनिया गांधी जी को और मनमोहन सिंह जी को उस वक्त बुलाया भी था और कहा गया था। इसी तरह से नर्मदा का पानी जालौर के आगे तक लेकर के आने की बात कही गई थी कि वहां पानी, बाड़मेर के लोगों को भी पानी मिल सकेगा। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि एक समय के साथ में बंद हो जाती हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहाज भी चला सकते हैं हम पंजाब के साथ। मैनिफेस्टो में बाकायदा, जिसे चुरात संकल्प पत्र कहा जाता है, उसमें भी घोषणा की हुई है कि जिन राज्यों के साथ हमारा जल विवाद है, हमारे हक का पानी हम लेंगे। देखिए 2-3 विषय है, इसको थोड़ा समग्र रूप में देना चाहूंगा और बिना आलोचना के। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी ताकीद की है कि इसको उस रूप में। बाड़मेर में जो हमारी सरकार थी, उन्होंने जो मेन ट्रंक लाइन है उसका पीने के पानी का कमिटमेंट था। बाड़मेर में हिमालय का पानी पीने के लिए मोहनगढ़ का हेडवर्क्स हमारे टाइम कंप्लीट हो गया था। एलएनटी ने 1300 mm की लाइन डाल दी थी। बाड़मेर में हमने पेयजल शहर में उपलब्ध करा दिया था और जो क्लस्टर्स थे उनके कुछ वर्क ऑर्डर्स दे दिए थे, कुछ अभी तक पेंडिंग है। पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी गई थी 1 साल पहले नागौर से, पहले तब कमिट करके आई थी। उसकी प्रोजेक्ट की क्या स्थिति मालूम नहीं है। गुड़ामालानी में नर्मदा का पानी आना था, सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए। उसके वो FRA, FRB, FRC प्रोजेक्ट जो है वो वर्क ऑर्डर्स थे, इनकम्प्लीट हो गए, टर्मिनेट कर दिए इस सरकार ने। जालौर और गुड़ामालानी के उनकी स्थिति अभी वो अधर में है, पर मैं उस पर नहीं जाता। मैं बड़ी बात पे आना चाहता हूँ। पीने के पानी के अभी बाहर से लाएंगे तो हमको डैम्स बनाने पड़ेंगे। राजस्थान में भी फिजिबिलिटी के हिसाब से 4 डैम्स फिजिबल हैं। परवन आप माने या नहीं माने, और मैं रामलाल जी से रिक्वेस्ट करूँ टोके नहीं कि हमने शिलान्यास किया, सैंक्शन किया, लैंड एक्विजिशन हो गया एंड लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हो गया और वहां
एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो गई, महज इसलिए कि उसके शिलान्यास उस सरकार ने किया, उसको डिले करना है। अब आप जाकर के परवन का कहते हैं, आज पट्टी चल रही थी कि पुनः शिलान्यास होगा 4 साल बाद। आप बताइए, प्रदेश का नुकसान हुआ, कांग्रेस को तो छोड़ो एक तरफ। आप दूसरा इसरदा पिछली सरकार ने सैंक्शन किया, अब उसका कल परसों मैंने देखा अखबार में टेंडर निकला है, वाई 4 years लैप्स 2। चौथा तीसरा देवास 3 और देवास 4। देवास 3 और देवास 4 तो मतलब संजय हरिदेव जोशी जी और भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री हुए 77 उस पीरियड में, तब से चल रहा है। तो देवास 1 तो कभी पूरा हुआ, देवास 2 कटारिया जी लड़ के वसुंधरा जी से पिछले टेन्योर में, और अब तक कटारिया जी के आप ले आइए सामने, इंटरनल कितने नोट्स चले गए होंगे सीएम को कि देवास 3 और देवास 4 मंजूर करो। और मैं बताना चाहता हूं इनके माध्यम से विजन की बात, ये देवास 3 और देवास 4 को अगर पूरा होता है, अब तो 1 साल में होगा ही नहीं, कभी भी पूरा होता है, देख लीजिएगा बिसलपुर में जो पानी है वो दौड़ता हुआ आएगा। आप बिसलपुर की 1 फुट 1 मीटर हाइट बढ़ाना चाह रहे हो, क्यों? आप जियो पार्टी में हो, क्योंकि 2015-16 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है कि बिसलपुर फेज 2 जयपुर शहर को पानी देने के लिए लाऊंगी, क्योंकि आप पृथ्वीराज नगर में पानी नहीं दे पा रहे हो, पानी है नहीं आपके पास, तो आपको बिसलपुर से लाना है, इसरदा से आप ला नहीं पाओ। ये भी कह सकते पानी हमारे पास में नहीं है सर, हमारे पास नहीं है, चलिए वो कोई इशू नहीं है, डिबेट में है तो ये बोला जाता है स्वाभाविक, कोई मैं कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, इसरदा का पानी मत करिए आप। इसरदा का पानी दौसा में ही सफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि इसरदा में पानी बिसलपुर से ही ओवरफ्लो होकर आएगा। तो अपन आज 2 साल, तीसरा बजट आ रहा है, 15-16, 16-17 3 चले गए, अभी तक सरकार ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि बिसलपुर की 1 मीटर हाइट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, क्यों? पीछे किसानों का इश्यू है, डूब में आएंगे लोग, ब्रह्माणी से लाएंगे या कहां से लाएंगे, या चंबल से लाएंगे जो कांग्रेस का ओरिजिनल कंसेप्ट था। इस तरह हम लोक लुभावन जब घोषणाएं करते हैं ना, ये एक बात। अब सिंचाई पे आई है, बहुत महत्वपूर्ण है, 40 मिनट हमारे निकल चुके हैं डिबेट के। सिंचाई में हमने 2 बड़ी घोषणाएं की थी, आपने भी कहा इंदिरा गांधी नहर और यमुना का पानी हरियाणा पंजाब से पूरा लाएंगे। स्थिति ये है सर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आप डे 1 से आज तक किसान गड़साना हो, सूरतगढ़ हो, आज तो जैसलमेर में बैठे हैं, वो उन्होंने बीजेपी का वहां कार्यालय का घेराव तक किया है, ब्लैक डे मनाया है। पूरी इंदिरा गांधी नहर में आप उतना ही पानी है साहब, उतना ही पानी है, इवन डैम लेवल ज्यादा है अभी तो पोंग का, पर उसको छोड़ दो, जितना पानी आपको रोज मिलता है उसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। अल्टीमेटली आपने तो कहा था बीबीएमबी में हमारी मेंबरशिप जो है, मतलब हमारा मेंबर नहीं है, बरसों से नहीं, आप मुझे कांग्रेस को कह दो, बीजेपी को बरसों से नहीं है, 30 साल 40 साल से नहीं है, पर वसुंधरा जी की लिखित है। एक फेफाना से एक सवाल है, मिस्टर सोनलाल है, उनका कहना है कि नहरों में पानी नहीं आ रहा, 50 दिन हो चुके हैं, फसलें जल रही हैं और ये प्रॉपर टाइम है, हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो हमारा ये है कि हम कोई राजनीतिक वो नहीं हमारा इश्यू, लेकिन हम हक की बात कर रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन थोड़ा सा इसे हमेशा की प्रॉब्लम रहती है कि ये पानी की कभी कहीं मोरियां खोल दी जाती हैं, कभी ये दिक्कत आती है, इसे जरूर दुरुस्त करने की जरूरत है। जी रेगुलर रखिए आप। वो अमर सिंह ब्रांच के लोग हैं फेफाना वाले, और मैं बताऊं रामलाल जी को, फेफाना का मतलब वो है चौधरी कुंभाराम आर्य, जिनके नाम का महिमा मंडन आज मुख्यमंत्री जी ने झुंझुनू में किया, उनका पैतृक गांव है फेफाना। तो वहां के लोग 43 दिन से धरने पे बैठे हैं, उनकी कोई सुन भी नहीं रहा है, इरिगेशन का अफसर उनकी सुनने तक नहीं गया है, सिंचाई मंत्री उस जिले के रहने वाले। तीसरी सबसे बड़ी बात, हम पानी कंजर्वेशन की बात करते हैं, जल स्वावलंबन की करते हैं। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र हो या दूसरे हो, स्प्रिंकलर सिस्टम से ही पानी बचेगा। आप तो मानते हैं, इस सरकार ने आते ही स्प्रिंकलर, बूंद बूंद और डिग्गी, फवारा डिग्गी, उनके टारगेट्स कम कर दिए। उनका जो सब्सिडी थी वो 90% और 70%, 2 तरह की सब्सिडी थी, वो 50 और 40 कर दी। अब हर साल बढ़ा रही हैं, जैसे कोई राजा बढ़ाया करते थे ना। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि सामंती सोच, मतलब वो जो 40 कर दिया था वो अब हो गया है 60। मुझे एक चीज, तो 50 कर दिया था वो हो गया 70। आपको बीच में टोकूंगा, मुझे एक चीज बता दो जी। आप परवन वृत्त परियोजना की आप बात कर रहे हो, आपने फाइनेंस की व्यवस्था करके गए थे? आप फॉरेस्ट की क्लियरेंस देके गए थे? आप पर्यावरण की क्लियरेंस देके गए थे? आप क्लियरेंस देके गए थे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देके गए थे? 2006 पिछली सरकार, बीजेपी की सरकार के अंदर बनी हुई परियोजना है। 2008 से लेकर 2013 तक, 2008 से लेकर 2013 तक आपने कौन सा काम कर दिया? बजट की व्यवस्था आप करोगे नहीं,
मैं ही कह रहा हूँ फॉरेस्ट की एनओसी आप लोगे नहीं। ये तो इस पे तो बहस हो जाए, आप कागज ले आइए, मैं भी ले आऊंगा। बिल्कुल मैं कागज लाने के लिए तैयार हूँ, आप भी कागज ले आओ, ठीक है। मैं दिखा दूंगा इस परियोजना के ऊपर अब काम शुरू हो चुका है योगेंद्र जी, एक दिन का टाइम। बिल्कुल अब इस योजना में काम शुरू हो चुका है। 6,500 करोड़ की शिलान्यास योजना है, 6,500 बिल्कुल इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। रिवाइज मैं इतना कह सकता हूँ, देखिए मूल स्वीकृति 2011-12 की है योगेंद्र जी, मैंने पहले भी संशोधित स्वीकृति। ये प्रकृति का प्रसाद है, ये कोई भी फैक्ट्री लगा के इसको तैयार नहीं कर सकता। मैं फिर भी कहूंगा, जहां पहले 50 फुट के ऊपर पानी मिलता था, आज 1,000 फुट नीचे पानी चला गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जहां जयपुर जिले की यदि हम बात करें, जयपुर जिले के अंदर सिंचाई 3 प्रकार से होती थी। कहीं पर नहर के रूप में भी सिंचाई होती थी, जयपुर जिले के अंदर भी होती थी, रामगढ़ के बांध से भी सिंचाई होती थी, अंडरग्राउंड जो वाटर है उससे भी सिंचाई होती थी, बरसात के ऊपर भी निर्भर थे। ये 3 प्रकार सिंचाई के थे। आज 2 प्रकार तो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। रामगढ़ का बांध पूरी तरह से सूख चुका है, सांबर की झील पूरी तरह से सूख चुकी है, कालक का बांध पूरी तरह से सूख चुका है। आवश्यकता इस बात की है कि इनको वापस पुनर्जीवित हम कैसे कर सकते हैं। अगर पुनर्जीवित अगर करेंगे तो अब सरकार ने ये योजना भी बना ली है, लगभग 25 जिलों को लाभान्वित करने के लिए यमुना का पानी किस तरीके से हम ला सकते हैं, उसको लाकर किस तरीके से राहत दे सकते हैं। मैं इस अवसर के ऊपर, मेरी बात सुनो समाजी, मैं इस अवसर के ऊपर इतना जरूर कहूंगा, सरकार हर बिंदु के ऊपर गंभीर है, पूरी संवेदनशीलता के साथ में सरकार काम भी कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन कुछ टेक्निकल जो चीजें आती है, अब आप ये कह रहे हैं कि साहब वो ठेकेदार था, ये ठेकेदार है, कुछ सामने जो चीजें आती है, जो कुछ चीजें आती है वो उन चीजों के ऊपर कहते हो कि आप कार्रवाई भी मत करो। मैं तो इनसे पूछता हूं, इनके शासनकाल के अंदर भी एक भी अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर ऐसी जिनको हम ये कह सकते हैं कि तत्परता के साथ कार्रवाई और कठोर कार्रवाई की क्या? अब सरकार एक तरफ कह रही है कि नहीं, जैसे अभी मैं इस दिन कहा कि अन्ना हजारे की मुहिम, भ्रष्टाचार का जो मुहिम लेके जो शुरू हुई थी, उससे अधिकारी डरने लगे हैं। इस सरकार ने बिल्कुल जो एजेंसी थी वो स्वतंत्र छोड़ा है। 84% लोग मानते हैं सरकार भ्रष्ट है। आपकी सरकार का नहीं, मेरी बात सुनो, पत्रिका तो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कह सकता है, मैं उसकी डिबेट के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं तो आपको कहता हूं कि आपकी सरकार तो पारदर्शी थी क्या, जो 21 सीटों के ऊपर आगे से लट गई? आपकी तो आपकी सरकार, आपकी सरकार के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर, आपकी सरकार के मंत्रियों के ऊपर, राजस्थान सरकार के एक भी मंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। आपकी सरकार के कितने मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा था? एक बात आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि ये लंबे समय से योजना रही है, आप लोगों की भी शायद इच्छा होगी, इन लोगों के भी उसमें सुराज संकल्प पत्र में थे नहीं, पर परवन वाली तो बात एक अलग कर रहे हैं, परवन और धौलपुर लिफ्ट परियोजना, ये तो 2 अलग चीज थी, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। डॉक्टर राम प्रताप जी ने दावा किया कि जल्द ही हम शिलान्यास कर देंगे 6500 करोड़ रुपए, और इसमें दूसरे पे 772 करोड़ रुपए। मैं ये नहीं कह रहा, नदियों से जोड़ने की बात कही जा रही थी कि वाटर रिसोर्सेज को एक दूसरे से लिंकअप करेंगे हम लोग, ताकि पानी जा सकेगा। और जो ईसरता की बात कर रहे हैं हम, जो ओवरफ्लो का पानी की जो बात कर रहे हैं, उसके मैं जिक्र कर रहा हूं कि वास्तव में कोई नियत नहीं है सरकारों की इसे करने की, या वास्तव में इस जरूरत को हम छिपा रहे हैं? सब ऐसा है कि नदियों को जोड़ने का जो मैटर है, उस पर सरकार ने स्वराज संकल्प में कहा, लेकिन आज तक 4 साल में आप बताएं ट्रांसपेरेंटली जनता के सामने क्या चीज आई कि 4 साल में यहां से हम यहां तक पहुंचे? नहीं, आसो बस जरूरत तो महसूस करते हैं, जरूरत है इस समय की। डेफिनेटली जो चीज फिजिबल है उस पर काम होना चाहिए। मैं आपको तीन उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस सरकार ने, हो सकता है उसको आप एक्स्ट्रापोलेट करें, आपको कह रहा हूं आप करें। जैसे उन्होंने एक योजना बनाई थी, चंबल से इसको बिसलपुर को जोड़ना, चंबल से अलवर को जोड़ना, और एक मेज नदी से रामगढ़ को जोड़ना, है ना। ये 3 क्या इंटरकनेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज का ही बहुत बढ़िया बात है ना। अब उसको आप अगर दूसरे रूप में करना चाहते हैं, जैसे आप उसमें ब्रह्माणी का भी नाम लाना चाहते हैं, कुछ और चीजें लाना चाहते हैं, मुझे मालूम है आपका क्या कंसेप्ट है, लेकिन आप होमवर्क करके आए होंगे, तो वो कंसेप्ट पे आप कराइए केंद्र से मंजूर। 4 साल में अभी तक आपकी कोई स्टडी फिजिबिलिटी अगर आई है तो स्टडी क्या है, एनवायरमेंट के क्या क्या फैक्टर्स हैं, कितना उसमें वाइल्ड लाइफ का मैटर आएगा, कितनी पावर चाहिएगी। मैं एक बात जानना चाहूंगा सोपा साहब, देखिए ये पार्टी लाइन से, हालांकि मैं कहां कर रहा हूं पार्टी लाइन की बात, जवाबदेही वर्तमान 4 साल पे रामलाल जी की है, लेकिन मैं आपसे मैं जानना चाहूंगा कि राजस्थान का एक बड़ा सौभाग्य रहा था कि कुछ टाइम पीरियड ऐसा रहा कि सरकार यहाँ पे सेम पार्टी की, सेंट्रल में सेम पार्टी की, वर्तमान में भी यही स्थिति रही है, तो उसका कुछ बेनिफिट मिला है? पायलट साहब का एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाना चाहूंगा। पायलट साहब ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी साहब जो है वो वसुंधरा जी की
कड़ी को कमजोर करना चाहते हैं। उसका प्रमाण ये है, ये जो 6500 करोड़ रुपए, ये हवाओं में बातें क्या कर रहे हो, हवाओं में बातें क्यों कर रहे हो? इसलिए ये 6500 करोड़ रुपए नेशनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पार्टी के अंदर जो मतांतर है वो दिख रहा है। कल आपकी पार्टी ब्लैक पेपर जारी करती है, आज ब्लैक बॉक्स आता है। कल क्या करोगे अशोक गहलोत जी जब गुजरात चुनाव फ्री हो गया? 100 करोड़ नेशनल प्रोजेक्ट है या नहीं है? लेकिन मेरी 100 करोड़ नेशनल प्रोजेक्ट मेरी बात सुनो, मेरी बात प्रदेश की जनता की ओर से मैं आप दोनों से गुजारिश करना चाहूंगा कि वास्तव में समय की मांग है और निश्चित रूप से आपके भी जहन में बसती होगी, हमसे ज्यादा जवाबदेही आप लोगों की है कि ये जो नदियों को जोड़ने की बात है, चाहे चर्चा नेहरू जी के वक्त से शुरू हुई, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 कदम उसमें आगे बढ़ाए थे, आप लोगों ने 10 करोड़ रुपए का उसमें बजट भी रखा, जो बहुत ज्यादा नहीं है कि एक उसका पता नहीं प्रोजेक्ट भी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, केंद्र सरकार ने रखा उसमें बजट में। तो ये आगे बढ़ाना चाहिए और केवल ये नहीं है कि हम सरकार के आखिरी साल में अनाउंसमेंट करें, हम क्लियरेंस लेके नहीं आए हैं, उसकी डीपीआर भी तैयार नहीं हो और हम कह करके चले जाए हमने तो ये किया था, वर्तमान सरकार आगे ही नहीं बढ़ पाई। तो एक तो फॉरेस्ट की कुंडली कुछ चीजों की ऐसी है कि जिसको हम कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन हम योजनाएं बना देते हैं, लेकिन वास्तव में जनता के लिए समर्पित होती हैं योजनाएं। उस पर दोनों ही दलों को पार्टी लाइन से अलग हट करके इस पर विचार करना चाहिए। समय की जरूरत है, जो आप लोग हमसे बेहतर समझ सकते हैं इसे। जी आसोफा साहब, मैं इसमें अगर आप इसको पार्टी लाइन से हट के मेरे कमेंट चाहिए तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में जितना भी पानी नदियों से लाया जा सके उसको कहीं भी स्टोर करें, लेकिन उसको जब जनता में वापस भेजना है, चाहे वो किसानों के उपयोग के लिए हो, चाहे वो उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए हो, बड़े से बड़ा काम सब लोगों को एक होके 200 के 200 विधायक एक स्वर में एक पहले अपना बिल्कुल बना ले और कहें जनता को एमएलए भी रहे थे, ये संकल्प भी पास हो चुका है इस विधानसभा से, सभी 200 ये पानी बहुत किया कीमती है, इसका वेस्टेज मत करो, इसको लाने में जो खर्चा आ रहा है वो हम सरकार बियर कर रही है। जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, देखिए ये तो बड़ा सख्त कदम है, सरकारें सख्त कदम उठाती हैं, कई बार कड़वे घूंट पीने भी पड़ते हैं, कहा जाता है कि सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो काम नहीं चलेगा। वास्तव में पानी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अभी हो क्या रहा है कि डार्क जोन्स में अगर मेरी चलती नहीं है, मैं एक छोटे से प्लॉट का मालिक हूं तो मैं अपनी बोरिंग नहीं लगा सकता। अगर बड़ा प्लॉट का मालिक है, किसी थाने वाले से या कलेक्ट्रेट में कहीं उसकी सेटिंग है, वो बोरिंग कर सकता है, बेधड़क कर सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं पे कोई छोटा व्यक्ति या कहें कि आदमी छोटा कभी नहीं होता है, लेकिन एक छोटे से उसकी स्थिति है, वो एक बड़ी ऐसी फीलिंग्स करता है कि देखिए मैं भी कर सकता था ऐसा, लेकिन मेरे हाथ रोक दिए गए। तो मुझे लगता है कि अभी समय की डिमांड है, इसमें सख्त कदम उठाने चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन ये जरूरी है। दूसरा, नदियों को जोड़ने की बात, ये बात सही है कि जल स्वावलंबन समय की आवश्यकता है, आप लोगों ने बनाया, नाम चेंज जैसे कह रहे हैं कि आसोफा साहब के नाम चेंज कर दिया गया, मैं तो कहता हूं कुछ भी चेंज करिए, लेकिन वास्तव में मकसद एक ही होना चाहिए कि पानी बचे। अब तो मुझे लगता है कि आवश्यकता इसी के ऊपर फोकस करनी चाहिए। जी देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति के अंदर आने वाले समय में पानी सिर्फ समस्या बनकर नहीं रहेगा, ये कानून व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाएगा कि कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है इस विषय के ऊपर। और इसके ऊपर विधानसभा के अंदर भी आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने, चाहे वो नर्मदा का इश्यू हो, चाहे वो यमुना का इश्यू हो, सब इश्यू के ऊपर सर्वसम्मति से संकल्प भी पारित किया है। और इसके लिए तो सबको एक मत होकर, एक मुखी होकर काम करने की आवश्यकता है। जो सरकार की योजना है वो योजनाएं धरातल तक तुरंत आए, उसके लिए भी सरकार बिल्कुल वचनबद्ध तरीके से काम कर रही है। और आने वाले समय के अंदर पेयजल की जो समस्या है उसके निदान करने के लिए जो भी योजनाएं बनी है, उन योजनाओं की क्रियान्विति आपको देखने को मिलेगी। इस अवसर के ऊपर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज आवश्यकता इस बात की है, जो पुराने सोर्स हमारे खत्म हो चुके। पहले गांव का पानी निकल के जोड़ में इकट्ठा होता था, वो समाप्त हो चुका। फिर गांव के जोड़ का पानी निकल के छोटे छोटे बांधों में इकट्ठा होते थे, वो बांध भी सूख गए। फिर वो बांध का पानी इकट्ठा होकर वो झील में जाता था, वो झीलें भी सूखने के कगार पे आ गई। तो ये एक गंभीर समस्या है। इसके ऊपर निश्चित मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमने तो हमारा जीवन व्यापन कर भी लेंगे, कर भी लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को विरासत के अंदर हम क्या देके जाएंगे? पीने का शुद्ध पानी नहीं देकर गए तो वो आने वाली पीढ़ी हमें कोसने के अलावा कुछ नहीं देगी। मैं इस बात को पूरी गंभीरता के साथ इतना जरूर कहूंगा कि सरकार ने 4 साल के अंदर जो प्रयास किए, उन प्रयासों के अंदर और 1 साल के अंदर गति लाके और इनको परिणाम तक लाने का काम करें। मैं और एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए आप सब लोग इससे वास्ता रखते हैं, आप बहुत नजदीक से जानते हैं, हकीकत जानते हैं, और आप लोग विधानसभा में कई बार इस बात की आई, हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जाकर के हमने देखा गंगानगर हनुमानगढ़ में जो लोग पंजाब से आने वाले पानी को पी रहे हैं, उन लोगों की स्थिति का मालूम आपको, कैंसर की स्थिति है उनके लिए, कैंसर का पानी आ रहा है।
हमें मुझे लगता है कि इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये केवल महज ये नहीं है कि बस हम वहां चर्चा करते हो। आसोपा साहब आप जानते हैं, हमने बिल्कुल, और थैंक्स दूंगा मैं राजेंद्र राठौड़ जी को, जब हेल्थ मिनिस्टर थे हमारे रिपोर्टर ने जाकर के वहां पे रियलिटी से अवगत कराया, सीएमएचओ ने उसे खारिज कर दिया कि नहीं साहब ऐसे नहीं है। 84 केसेज आइडेंटिफाई किए थे जो कैंसर से विक्टिम थे, जब टीम भेजी गई तो वहां 92 निकले। ये देखिए, तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों की जो पीड़ा है ये हमें सहजता के साथ समझनी होगी, और सरकारें हैं, सरकारों से बात करना चाहिए। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इस तरह की चीजों का निराकरण वर्षों से चली आ रही प्रॉब्लम है, आज तक हम सोल्व नहीं कर पाए। आप दोनों से मैं छोटा छोटा सा जवाब चाहूंगा इस पे। एक तो ये मैं कहूंगा कि बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं है, बट देयर इज ए बजट घोषणा एंड स्वराज संकल्प। जयपुर से शुरुआत हो सकती है। जयपुर में पानी की कमी है, स्वराज संकल्प में लिखा हुआ है कि जयपुर शहर में अलग अलग लाइनें डालेंगे। हाँ, पीने के पानी की और रिसाइकिल्ड वाटर की। हाँ। उस पर एक मिलीमीटर, इंच तो बड़ा होता है, 1 मिलीमीटर भी काम नहीं हुआ है। और वो रिसाइकलिंग का जो पानी है बाकायदा एसटीपी बन गए हैं। कालवाड़ रोड पे बन गया है, देलावास में 125 MLD पानी है, और जयसिंहपुरा खोर में बन गया है। वो पानी आपके बांधों में जाकर के ट्रीटेड पानी, उसको फर्दर ट्रीट करके आप वापस लाइए और अपने वादे को भी पूरा कीजिए, और एक उदाहरण दीजिए ताकि जोधपुर के लोग भी उसको देख के मोटिवेट हो। जी, चलिए रामलाल जी, देखा आपने, क्योंकि पीने का पानी आप लोगों ने कहा आरओ प्लांट भी लगाएंगे, कुछ और भी योजनाएं कही हैं। 1500 आरओ प्लांट का दावा तो ये लोग कर रहे हैं कि 1500 आरओ प्लांट हमने लगाए, 2000 के आपने लगाए, तो इसका मतलब 3500 से 4000 के आसपास से लोगों के यहाँ पे आरओ लग जाने चाहिए थे। वास्तव में है ऐसी स्थिति? नहीं, आरओ भी लगे हैं योगेंद्र जी, डीएफओ भी लगे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी 8 आरओ भी लगे हैं, कम से कम 12 से 13 डीएफओ भी लगे हैं। सरकार काम कर रही है, लेकिन जो बात ओसोबा जी कर रहे हैं, जयपुर शहर को पानी पिलाने के लिए जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, 2000 करोड़ रुपए की योजना बीसलपुर से पाइपलाइन अलग से लाने की, रिसाइकलिंग वाली भी प्रगति के ऊपर, बिल्कुल प्रगति के ऊपर वो काम भी होगा। मेरी बात वो साहब मैं जी बिल्कुल कार्रवाई लेकिन मैं इतना कहूंगा 2000 करोड़ की जो योजना बनी है जयपुर के अंदर बीसलपुर की, चाहे उसके अंदर बीसलपुर के डैम को जल भराव क्षमता बढ़ाने की बात भी हो और चाहे ये बात भी हो, निश्चित रूप से सरकार काम करेगी। जानकारी की बात करें। मैं जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, पेयजल ऐसा और सिंचाई दोनों ही बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और सरकार का अपना दावा हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो दावा करके भी हकीकत को छिपा नहीं सकते, और सरकार चाहे किसी की भी हो, क्योंकि हमारे पास जब संसाधन ही नहीं होंगे, पानी नहीं होगा तो लाएंगे कहां से। वास्तव में सरकारों को दावों से ज्यादा सभी लोगों से बात करके हमारे हक का जो पानी है, अब राजस्थान को उस पर अपनी ताकत दिखानी चाहिए, उस पर लीगली तरीके से अपना हक मांगना चाहिए, या सरकार को देखना होगा। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा आपसे, एक सवाल मेरा ये है कि वास्तव में सरकार ये करनी चाहिए कि पीने का जो पानी है, फ्लोराइड वाला एरिया है, बहुत सारी जगह है, पहली प्राथमिकता में उसे लिया जाना चाहिए। वेस्ट पानी जा रहा है, हम उससे संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। वैसे दावा किया जा रहा है कि डार्क जोन से हम बाहर आ गए हैं। परनामी साहब आज भी कह रहे थे कि हम डार्क जोन से बाहर आए हैं। नहीं, अभी इतना नहीं कहेंगे कि ये जरा कि डार्क जोन से हम बाहर आ गए, कुछ एक दो अगर ब्लॉक कुछ ब्लॉकों में आगे, लेकिन अभी मतलब डार्क जोन की स्थिति ये है। लेकिन इसके बाद में भी अब ये देखिए कि इसके कितना, एक तरफ तो डार्क जोन बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हैंडपंप लगाने की भी घोषणाएं होती है। हमने इतने हैंडपंप लगा रहे, क्यों लगा रहे हो भाई? जब डार्क जोन पहले ही कारण तो देखो उसका डार्क जोन क्यों हुआ। जल के दोहन के लिए भूमिगत जल जो है आपका, उसके दोहन के रोकथाम के लिए अब तक क्या उपाय किए गए? कोई उपाय नहीं कर रहा है, बल्कि हैंडपंप लगाने की मतलब घोषणाएं आप हर बजट सत्र में इतने हैंडपंप लगा दिए जाएंगे सब कुछ। तो एक तो इस साइड में ध्यान देने की चीज। दूसरी है कि नहर जो है हमारी, जितना भी पुरानी कब की बरसों की है, चाहे वो गंग नहर हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर हो, चाहे आपके चंबल की जो है राइट कैनाल हो या आपके लेफ्ट कैनाल हो, उनकी मतलब जर्जर स्थिति में आ रही है। वाटर लॉगिंग हो रहा है, बीच में जो फ्लो है उसमें मतलब घास फूस ऐसी आ रही है जिनकी सफाई करने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। न प्रॉपर मतलब उनकी मेंटेनेंस हो रही है, और बल्कि यह है कि उन पर कर्मचारी नहीं है आपके पास। और आप ये देखिए गंगानगर की साइड में आप चले जाइए कि वहां पे मतलब क्या कहते हैं ना, भ्रष्टाचार इतना है पानी छोड़ने का,
वो मतलब क्या कहता है वो जो बंदी लेते हैं वाली नहर है वो 11 बार टूट गई एक साल में, और पांच बार तो एक ही जगह पे टूट गई। एक निवेदन करना चाहूंगा, देखिए आसोपा साहब, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नहर रिपेयर का जो काम है, हमारे चैनल रिपेयर का काम, उसमें वास्तव में वोटों से इतने डरे हुई रही सरकारें, चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्ववर्ती, झोले खाते में खुद जाकर के आए हूं, आप तो मेरे से ज्यादा समझते हैं। वो नहर यो तैर रही है यो, और उसका नुकसान सबसे बड़ा वहां के आसपास की जो लैंड है उसकी स्थिति क्या हो गई। महेश जी जो चंबल की बात कह रहे थे, वो ये हालत है। मुझे लगता है कि देखिए वोटर को भी समझाना होगा कि आज अगर एक फसल आप छोड़ भी देंगे तो आपको कितना लाभ होगा उसका, हमेशा के लिए आपकी और जरूरत है वो तो ऐसे ही टूटती रहेगी। चंबल में तो सर उसकी भी जरूरत नहीं है। आप जो चंबल की बात कह रहे थे, 1248 करोड़ का नाबार्ड प्रोजेक्ट है, 2012-13 से काम चल रहा है। पिछले 4 सालों में उस पर महज 225 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। जी महेश जी, आप ये वाली है। अब जैसे अब आप इंदिरा गांधी, ये जो नहर टूट गई, नहर टूटने की बात अलग है, भ्रष्टाचार की बात अलग, ये भी हो गया, इसमें भ्रष्टाचार भी जुड़ गया, क्योंकि मतलब बंदियों के लिए वहां जो चौकीदार होते हैं वो इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं और वो बंदी पानी चुरा लिया जाता है एक दूसरे के हक का। और दूसरा है कि आपको फसलों की किस्म तय करनी होगी कि हम कौन सी पानी है। आज तक कि कम पानी वाली फसलें कहाँ बो रहे हैं, हम अधिक वो वाली मतलब क्या कहते हैं फसलों को ले रहे हैं जो पानी जिनको चाहिए जाता है। सब्सिडी के साथ ड्रिप पे जाना पड़ेगा, सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं। और दूसरा है कि वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है, उससे खेती खराब हो रही है, अब उसकी तरफ कोई है ध्यान? अभी तक उसकी कोई प्रॉब्लम। और इस वक्त ध्यान देना चाहिए रूल्स के साथ। मैं तो कहना चाहूंगा कि बिना वोट की परवाह के कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, कम से कम अगर कोई रिस्क भी आप उठा रहे हैं तो भविष्य वास्तव में आपके लिए ये कहेगा कि कुछ सख्त कदम उठाए थे जिसकी वजह से आज हम पीने का पानी हमें मिल पा रहा है। अदरवाइज तो ये रहेगा कि वोटों के चक्कर में हमारा भविष्य और खराब कर दिया। क्योंकि आसोपा साहब तो जानते हैं कि जो नहर जिसका जिक्र आप टूटने का कर रहे हैं वो झोले खा रही है यूं। और जो नेचुरल सोर्सेज है हमारे, 2 ही चीजें हैं साहब उसमें। एक्चुअली क्या है, 2 ही चीजें हैं। मैं तो जो गोमा वाली का नाम लिया, या तो मेंटेनेंस का बजट नहीं है, बंदे बजट है, या है तो मिट्टी का पैसा खा आपकी सरकार के तो कुछ हो नहीं सकता। देवाराम चौधरी साहब थे, उन्होंने बाकायदा मीटिंग बुलाई, आपके एमएलएज ने कहा कि ऐसे वक्त पे आप मीटिंग मत करिए, चुनाव का वक्त है, हम जनता को जवाब क्या देंगे कि इनकी फसलों के लिए आए दिन आंदोलन हो रहे हैं और आप ऐसे वक्त पे पानी रोकने की बात कर रहे हैं। कहा गया था 4 महीने आपको पानी रोकना पड़ेगा। तो ये तो देखिए कदम उठाने पड़ेंगे। अकाउंटेबिलिटी क्या हो साहब, इलेक्शन ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। हमारे सूरतगढ़ में विधायक है राजेंद्र बहादुर, उन्होंने जल समाधि ली थी 2008 में एटा सिंगरासर के लिए। अब 4 साल से वो विधायक है, सत्ताधारी पार्टी के सरकार है, और एटा सिंगरासर के लिए दूसरे लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो चुप बैठे हैं। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है, व्हाट यू स्पीक टुडे एंड यू डिसऑन द अदर डे, तो ये ठीक नहीं। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है रामलाल जी, 30 सेकंड का वक्त आपको दूंगा मैं। प्रदेश जल संसाधन, सिंचाई, पानी, जो भी आज का डिपार्टमेंट हमारा चर्चा का विषय, कैसे आश्वस्त हो सकता है कि रिमेनिंग 1 ईयर पीरियड है, आप उसमें वास्तव में उसकी समस्याओं को दूर कर पाएंगे? आपके मैनिफेस्टो में जो अनाउंसमेंट्स थे उससे अक्सर से उसे पूरा कर पाएंगे? योगेंद्र जी, प्रदेश की जो परिस्थिति है वो तो सब उससे वाकिफ है। बरसात का कम आना या जिनको कहते हैं भूमिगत जल का सूखना, ये सब परिस्थितियां हैं। लेकिन इनके बावजूद भी सरकार ने कभी भी किसी भी क्षेत्र के अंदर ऐसे प्रयास नहीं किए कि हम किसी योजना को बस ठंडे बस्ते में डालने का काम करें। सरकार बिल्कुल कृत संकल्प है और आने वाले समय के अंदर इनके परिणाम आपको दिखेंगे। चलिए, हम तो यही चाहते हैं कि पानी वास्तव में जरूरत है और पानी के लिए हम सब लोगों को कृत संकल्पित होना पड़ेगा। पार्टी लाइन, वोट बैंक, इनसे साइड हट करके। और हमें अगर यही चिंता रही कि मेरे वोट का क्या होगा, तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। नियत और नियति साफ होनी चाहिए ताकि पानी हम बचा सकें, और ये समय की जरूरत भी है। और सरकारों के भरोसे बहुत ज्यादा आप लोग भी मत रहिए। जरूरत है पानी बचाने की, वास्तव में पानी बचाने की आवश्यकता है। इसे गंभीरता से समझे, लीजिए, और सरकारों को भी इस ओर काफी ध्यान देना होगा। वॉलंटियर्स की तरह एमएलएज को और जनप्रतिनिधियों को काम करना होगा, तभी हम इस समस्या से भविष्य में निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में से इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।